तो एक ही जगह गोली लगती है, इतना शानदार निशाना है पुलिस का, सीधा ऐसे घुटने पर लगती है या यहाँ से 3-4 इंच नीचे। तो योगी ने इतना तो कर दिया है, मुझे लगता है कि हर लंगड़ाता हुआ आदमी आज के 10 साल बाद पहचाना जाएगा एक साल बदमाश रहा होगा। जो मिल के आते हैं, धामी मिल के आए, सबके चेहरे खिले हुए थे, इनकी जो तस्वीरें बाहर आई सबके चेहरे बड़े गंभीर। मैंने बताया ना कि मीडिया का सवाल। आप धीरे धीरे पत्रकारिता करते करते आप धीरे अंदर से कहीं कहीं भाजपा ही हो गए थे। पंचायत चुनाव भी आप राष्ट्रवाद पर लड़ेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब वही है, आप छोटी बातों में न। और मुलायम सिंह ने ताजपोशी अपने बेटे को ट्रांसफर। हाँ, जो कभी प्राइमरी स्कूल में शायद मॉनिटर न रहा हो। हाँ कि झुकना तो बड़े को ही पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं विकास मिश्रा। आज हमारे साथ हैं अवनीश त्यागी जी। अवनीश जी के बारे में हम आपको बता दें, ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और 3 दशक से ज़्यादा इन्होंने पत्रकारिता की है, सक्रिय पत्रकारिता की है। नेताओं से ऐसे ऐसे सवाल इन्होंने पूछे हैं कि वो कसमसा के रह गए, लेकिन नई जिम्मेदारी इनके पास जो मिली है उसमें अब सवाल इनसे पत्रकार पूछते हैं और ये बचाते हैं सरकार को, बचाते हैं एक पार्टी को। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी। अवनीश जी, आपका स्वागत है। नई भूमिका में आप आए हैं, तो नई भूमिका के बारे में ही बहुत सारे सवाल होंगे, पुरानी बातें भी होंगी। आज आप कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रोग्राम में थे, क्या जी, था? जी। हाँ, वो हापुड़ में एक कार्यक्रम था, एक स्कूल में वॉलीबॉल का क्लस्टर चल रहा है। अच्छा। उसमें वो चीफ गेस्ट थे और कॉलेज वालों ने मुझे बुलवाया था उन कॉलेज से, तो ब्रजभूषण जी से वहीं राब्ता हो। अच्छा, ब्रजभूषण जी आजकल बड़े सक्रिय हो गए हैं, कुछ खास बात? नहीं, ब्रजभूषण जी तो सक्रिय रहते ही हैं जी। कभी इस फील्ड में, कभी उस फील्ड में, कभी कुश्ती के मैदान में, कभी कुश्ती के बाहर, कभी राजनीतिक कुश्ती में। नहीं, बात हो रही है राजनीतिक कुश्ती की। किसकी तरफ से ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि अचानक ही ये सक्रिय हुए हैं? नहीं, अचानक नहीं कह सकते, पर वो कुछ हालात ऐसे लगे हैं कि वो अचानक दिख रहे हैं, पर वो लगातार खबरों में बने रहना उनका शगल है। आज भी वहाँ रहे तो वहाँ कुछ ना कुछ अपना कहे गए कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, और उनकी आदत है। हाँ, तो जगा रहे हैं, पहलवान आदमी हैं और जुबानी पहलवान भी हैं, जवानी पर। और उनके पास जनाधार भी है। एक और उनके पास खास बात है, वो ठाकुर भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कहीं पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सारे ठाकुरों को जो है वो एक करने में जुटे हुए हों? मुझे ऐसा नहीं लगा। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो एक जनरल बातें करते रहे। वो पहलवानी पर ज़्यादा फोकस रहे, अच्छा। बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहे। वो ये ज़रूर रहे कि भाई उन्होंने जो पिछले दिनों करा उसका अपना श्रेय अपने ऊपर लेने के लिए उनकी मनस्थिति और जो उन्होंने भाषण दिया उसमें लगा दी। अच्छा, उन्होंने जो ये कहा कि झुकना तो बड़े को ही पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? कौन सा बड़ा झुकेगा? मुझे लग रहा है उसके राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। वो कुश्ती में जो उन्होंने उपलब्धि की और जिस तरह से वो करे, उसके लिए शायद वो बोले। और बड़ा, क्योंकि बड़ा को बड़प्पन रखना है तो झुक के रहना चाहिए, साथ सबको लेके चलना चाहिए। हो सकता है उस विषय में बोल रहे हैं। बड़े तो वो खुद है अपने घर में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो खुद। बेटा, भाई उनका टिकट कटा, बेटे को टिकट मिला, बेटा सांसद हो गया, तो झुके तो इनको रहना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं कि ये? नहीं, वो ये भी जाहिर है कि बच्चों के सामने भी झुके। परंतु आज उन्होंने एक बड़ी खास बात की कि जब उनके बेटे, विधायक जो बेटा है उनका, उसकी शादी थी जिस दिन, वो तिलक था, तो उस दिन तिलक के दिन उसने कहा कि भाई पापा से बात करी, उनका आओ आज बैडमिंटन खेलते। अच्छा। उन्होंने कहा आओ बैडमिंटन खेलते हैं। तो मैंने कहा भाई आओ बेटे बैडमिंटन खेलते हैं। उन्होंने अपनी उम्र आज जो बताई, हाँ। वो 69 बताई। अच्छा। आज मेरी 69। अच्छा। पर बेटे ने मुझे कहा कि बैडमिंटन खेलो। हाँ। और बैडमिंटन खेले। मैंने कहा भाई आज तुझे 0 पे कर दूंगा, तिलक का मैं तोहफा तुझे यही दे रहा हूँ। अच्छा। मैंने 0 पे रोक दिया उसको। अरे वाह। तो उनको अपनी वो दिखाना कि भाई, हाँ, जौहर दिखाना, वो असली ठाकुर वाली जो बात है। वो तो जब इन पे आरोप लगे थे तो इनका सुर कभी नीचे नहीं हुआ, हमेशा टाइट रहे। बल्कि उस समय कोई भी राजनीति का बैट्समैन होता तो एक बार बैकफुट पर जाता, लेकिन तो हमेशा फ्रंट फुट पर रहे, हुक करते रहे। इन्होंने डक नहीं किया।
नहीं, जो आरोप लगे वो भी मिथ्या साबित हुए। जब मिथ्या साबित हुए तब नए नए ढंग से ये बाहर घर से निकले हैं। फिर जोश आया है। जो जोश आया है, संभाल पाएगी बीजेपी? नहीं, बीजेपी से मुझे लग रहा है वो अलग नहीं है। बीजेपी की मुख्य धारा से ही है और उनकी मनस्थिति भी यही है। वो भी देश के लिए काम करना चाहते हैं और बीजेपी तो ऑलरेडी देश के लिए, समाज के लिए काम कर ही रही है। खेलों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, खेलो इंडिया हो, गांव-गांव में जिम खुलने हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना हो, इतना शायद कभी फोकसली काम हुआ नहीं खेल में। उनका भी मकसद खेल ही है। हाँ, लेकिन खेल, एक नेता जब खेल खेलता है तो अलग बात होती है। अब जाहिर सी बात है, एक सवाल तो बनता ही है कि ये खाद पानी मिल कहाँ से रहा है उनको? नहीं, वो खेल की पॉलिटिक्स, एक अंदर तरह की पॉलिटिक्स होगी, अलग तरह की होगी। उसमें वर्चस्व स्थापित करने की उनके मन में भी रही होगी, परंतु वो खेल के हित में ज़्यादा रही है। खेल हित उनका सर्वोपरि है और उसमें उन्होंने कुछ करके भी दिखाया। अच्छा, चलिए आपकी बात हम मान लेते हैं। आपको एकदम बैट्समैन की भूमिका दी है पार्टी ने कि कोई भी गेंद आए, चाहे जैसी हो, बाउंसर हो चाहे जैसे, और तेज हो, स्पिन हो, तो आप उसको विकेट की रक्षा करें। चलिए, विकेट की रक्षा आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी बात वहीं चलेगी। अभी एक बार फिर से यूपी और दिल्ली में खींचतान की खबर शुरू हो गई। मीडिया में ज़्यादा है। अच्छा, मीडिया में ज़्यादा है, जब क्योंकि मैं खुद मीडिया से जुड़ा हूँ। हाँ, और लंबे समय तक मीडिया में रहा हूँ, तो विकास जी मुझे लगता है कि जैसे खबरें जब कम होती हैं तो कुछ नई चीज़ें निकाल ली और वो हमने अपनी निकाली है बहुत, वो ही रिपीट करने लगते हैं, घुमा के, इधर से ना कान पकड़ा, इधर से पकड़ लिया, इधर से सिरा पकड़ा, वहीं गुत्थम गुत्था हुए रहते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरी भाजपा वो एकजुट है और एकजुट भी है और उसका दिख भी रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है समाज में। और ये क्योंकि ये खबरें कुछ ऐसी होती हैं कि भाई वो नहीं गए, वो रूस गए, उनके हाथ का एंगल ऐसा था, चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था, ये मीडिया का कमाल है। हाँ, मीडिया, देखिए मीडिया का कमाल मैं मानता हूँ। तिल का ताड़ हमने भी बहुत बनाया है, टीवी में तो खास तौर पे बनाया है, लेकिन कोई तिल होना चाहिए। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो कहीं न कहीं कुछ आग है। ऐसा कुछ भी नहीं। हाल में अभी मोदी से मिल के आए योगी जी और अमित शाह जी से मिल के आए। अब लोग ये कहते हैं कि जो मिल के आते हैं, धामी मिल के आए, सबके चेहरे खिले हुए थे। इनकी जो तस्वीरें बाहर आई, सबके चेहरे बड़े गंभीर थे। मैंने बताया ना कि मीडिया का कमाल है। नहीं, वो तो मीडिया, लेकिन तस्वीर तो कुछ कह रही है। अमूमन आप योगी जी की तस्वीरें देखिए। हाँ। योगी जी बहुत जनरली एक चेहरा सामान्य उनका रहता है, बहुत ज़्यादा खिलखिलाहट, मुस्कुराहट बहुत कम। अब ये इंटरव्यू टीवी वाला होता जिस समय में पीछे चलवाता ठहाका मारते हुए योगी जी दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम है, बहुत कम, रेयर है। तो उनका क्योंकि एक मेहनत है, उनका एक अपनी योगी जी हैं, उनका एक अपना ओरा है, तो थोड़ा सा उसको, लेकिन फेस का कट भी है सही। योगी जी चाहते थे कि मुख्य सचिव हमारे जो हैं मनोज कुमार सिंह, इनका कार्यकाल आगे बढ़े, लेकिन एक्सटेंशन उनको मिला नहीं। देखिए, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासन किसको कहाँ चाह रहा है, किसको कहाँ लगा रहा है, कैसे कर रहा है, उनका कोई और उपयोग कर रहा है, तो ये चीज़ें तो एक प्रशासन में किसकी उपयोगिता कहाँ बेहतर हो और कहाँ उसकी ज़रूरत है, कहाँ वो फिट बैठ रहा है, मेरे विचार से उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। एक IAS का एक्सटेंशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है और योगी जी चाहते थे कि इनका हो। नहीं, योगी जी चाहते थे हो, पर दिल्ली ने कुछ और सोचा होगा। अब योगी जी चाहते नहीं चाहते ये तो हम मन कर रहे हैं कि नहीं कहा, पर उनको कंफर्ट होगा, उससे बेहतर कोई होगा, नए को मौका मिलेगा, नया काम और बेहतर करेगा। हाँ, ये बात हो सकती है, लेकिन अगर इतिहास उनका उपयोग कहीं और बेहतर हो जाएगा। इतिहास अगर दोहराया न गया होता तो शायद मैं इस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ गया होता। अवनीश अवस्थी, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, योगी चाहते थे कि एक्सटेंशन हो, केंद्र से नहीं हुआ, इन्होंने स्पेशली अपना उन्हें सलाहकार नियुक्त किया, जो इनके पास पावर थी, केंद्र के पावर से नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के पावर से उन्होंने अवनीश अवस्थी जी को अपना सलाहकार बनाया। देखिए, मैंने कहा ना कि जिसकी जहाँ उपयोगिता है, जहाँ जो फिट बैठ रहा है, वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार, केंद्र हर चीज़ में दखल नहीं देता कि हर वजह दखल दे राज्य में,
राज्य को अपनी इजाज़त है, अपनी छूट है, अपनी तरह से काम करे, किस तरह से बेहतर प्रशासन करना है, जनता को कैसे सुविधाएं देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का जो एजेंडा है, सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनका फैलाव कैसे हो और उनका निचले स्तर तक कैसे लाभ पहुँचे। ये उद्देश्य केंद्र सरकार का है और प्रदेश सरकार का भी। और विकास जी, ये सच जान लो कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं ये देख भी रहा हूँ कि पिछली सरकारों के बनस्पत, मैंने सपा भी देखी, बसपा, कांग्रेस, सभी पार्टियों की सरकारें देखी, जो निचले स्तर तक ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इससे इनकार नहीं है किसी को भी, और काम हुआ है, सवाल भी उठे हैं, सरकार पर ही सवाल उठते हैं, विपक्ष पर काहे उठेंगे। अक्सर बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते, उससे नहीं पूछते, वो अलग बात है, वो काम विपक्ष का वो तो कर ही रहा है। तो ये माना जाए कि मतलब योगी और मोदी के बीच कुछ गड़बड़ नहीं है, सारी चीज़ें एकदम फिट हैं। बिल्कुल फिट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो 2027 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखो, ये पार्टी फैसला करती है, ये नेतृत्व फैसला करती है। अच्छा, परंतु आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि योगी जी के नेतृत्व में ही सारी सरकार काम कर रही है। उनकी मंशा क्या है, वो एजेंडा पार्टी का एक संयुक्त, क्योंकि पार्टी एक ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सब नेतृत्व फैसला लेता है, नेतृत्व फैसला लेता है तो हर मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई भी छोटा वर्कर को उसको फॉलो करने का काम करता है। हाँ, और बड़ी पार्टी है। एक बार जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ वो सवाल अखिलेश यादव ने पूछ लिया था अमित शाह से, अमित शाह ने धर दिया, लेकिन सवाल तो है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत लोकतंत्र की बात करती है, न केंद्र में अध्यक्ष चुन पा रही है, न राज्य में अध्यक्ष चुन पा रही है। नहीं, देखो, वाकई में बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, और सबकी भावनाओं का, सबका प्रतिनिधित्व और सबकी अपेक्षाओं के अनुकूल, पार्टी हित में, दूर तक के हित में देख के जब काम होगा तो उसमें थोड़ा फैसला टाइम तो लगेगा। अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं या कोई और व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां हैं, इनको तो कुछ नहीं है, नहीं आज बना दो कल हटा दो। भारतीय जनता पार्टी में बनाना और उनको हटाना एक व्यवस्था है और एक तरीका है, उसके आधार पर काम होता है। चलिए, तो 2029 का रण है, उसके पहले 2027 है, तो फिर बुलडोजर बाबा के नाम पर चलेगा सब मामला। उससे पहले एक पंचायत चुनाव भी है। अच्छा, हाँ, पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव, चलिए पंचायत चुनाव बात करते हैं, क्या रणनीति है इस बार? वही रणनीति कि जनता को सुविधाएं, देश को एक सूत्र में बांधना, जो बिखराव, जातवाद, क्षेत्रवाद, तमामवाद, इनसे निकाल के राष्ट्रवाद और भारतीयतावाद, उसकी निचोड़। महाराज, पंचायत चुनाव भी आप राष्ट्रवाद पर लड़ेंगे? राष्ट्रवाद से मतलब वही है, आप छोटी बातों में न उलझो। अच्छा, क्षेत्रीय बातें, इसका ये उसका वो, लेकिन गांव में सड़क, पानी, खाद, गांव का सड़क का रिश्ता भी दिल्ली की सड़क तक जुड़ता है। अच्छा, दिल्ली जब ठीक होगी, जब केंद्र में बैठी सरकार ठीक होगी, निश्चित रूप से समझो कि गांव भी ठीक होगा। और मोदी जी ने करके दिखाया। आज गांव-गांव में इंटरनेट है, बिजली जा रही है, बिजली जा रही है, और गांव में आप ये देखिए कि छोटे छोटे दुकानदार पेटीएम से उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा बिल आ गया एक सब्जी वाले का। नहीं, तो वहाँ पर नो कैश वाला चल रहा है, मतलब नो यूपीआई। वो टेक्निकल कहीं ऐसी गड़बड़ अच्छा, रही होगी। और 14 के बाद से आप खास बात देखिए कि पहले घरों में पीला बल्ब जलता था, 14 से पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, मुश्किल से घर में रोशनी होती थी। अब एलईडी आई, एलईडी का प्रचार ही मोदी जी ने किया, तो उनका विजन है। और गांव-गांव में बिजली ऐसी फैली है कि हर घर रोशन है, कम खर्चे में रोशन है। अब उससे एक कदम आगे की फिर सोच लिया उन्होंने कि बिना बिल के बिजली। अरे चलिए, बिना बिल के भी पहले बिजली दीजिए। नहीं, बिजली आ रही है। इस बार तो बहुत कटौती हुई गर्मी में। इस बार थोड़ी टेक्निकली जब मांग बढ़ जाती है, आप बताइए ना कि गांव-गांव में एसी है, एसी गांव तक पहुंच गया। हाँ, पहले गांव में पंखा नहीं था, अब पंखे से ऊपर निकल गया है। समृद्धि बढ़ रही है, तो इसका बिजली की खपत बढ़ी है, तो खपत बढ़ी है, उसका इलाज भी हो रहा है। और सोलर लाइट, सोलर ऊर्जा का जो इस्तेमाल का जो प्लान मोदी जी ने तैयार किया, वो अपने आप में लोगों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। सरकार सब्सिडी दे रही है। पंचायत चुनाव के बारे में एक
चीज़ आपको बताऊं, आप खुद ही जानते हैं, जब चुनाव शुरू होते हैं तो विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष कहता है कि इसी चुनाव में पता चल जाएगा कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या होना है। वो जीत के दावे करता है। अच्छा, जो सत्ता पक्ष है वो तो कहता ही है कि पंचायत चुनाव। अब अगर कहीं उल्टा हुआ, अगर सत्ता पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, अगर उसमें हार मिलती है तो वो तुरंत कन्नी काटता है कि ये नतीजे, इसका मतलब नहीं है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को जो है प्रभावित करेंगे। और विपक्ष अगर कहीं हार जाता है तो कहता था नहीं, ये तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, ईवीएम की गड़बड़ है, प्रशासन का। तो अब चलिए हम लोग फिर मिलेंगे पंचायत चुनाव के बाद। आप बताइए, पंचायत चुनाव के जो नतीजे होंगे वही नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव के होंगे? नहीं, पंचायत चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में नतीजे होंगे जी, विधानसभा चुनाव में भी होंगे। उस बीच छोटा एपिसोड विधान परिषद के चुनाव करेगा। अच्छा, वो भी भाजपा के पक्ष में होगा। क्योंकि भाजपा की नीतियां और कार्यशैली, जो जनता को सुख देने की जो बातें हैं, सुविधाएं देने की बातें हैं और सुकून देने की बातें हैं, वो जनता के मन में रच बस गई हैं। कुछ विपक्ष मुक्त प्रदेश टाइप विपक्ष के पास क्योंकि नीतियां नहीं है। अच्छा। विपक्ष के पास आप देखिए कि विपक्ष के नेता जनता के बीच नहीं जाते, वो केवल ट्विटर पर और बयान में टीवी पर, उस पर सीमित है। अब आपकी बात का जो अगर मैं अंधा समर्थन कर दूं तो ऐसा होगा हम और आप एक ही पाले में हैं, लेकिन अंधा समर्थन तो नहीं कर सकता। लेकिन ये बात कुछ मायने में सही है। अभी हमने देखा, आज ही तो आपसे बातचीत होनी थी तो ट्विटर से देख रहा था, तो अखिलेश यादव ने फोटो डाली है, वीडियो डाले हैं कि इलाहाबाद में माघ मेले में जो मतलब महाकुंभ में जो सड़कें बनी थी करोड़ों रुपए की, उनमें गड्ढा हो गया, ये हो गया, उसमें एक लेटा हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, दरोगा जी गंगा जी में छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब में वाकई आगे हैं, वाकई। अब तो विपक्ष भी सड़क पर आकर संघर्ष करने की स्थिति में है नहीं। उनका मादा नहीं है, उनके नेता का मादा नहीं है। आप देखिए कि 2012 का चुनाव आप याद करिए, 2012 में मुलायम सिंह जीते और मुलायम सिंह ने ताजपोशी अपने बेटे को ट्रांसफर गिफ्ट कर दी, गिफ्ट दे दी, जो कभी प्राइमरी स्कूल में शायद मॉनिटर न रहा हो। और वो खास बात ये रही कि तमाम अंदर के विरोध भी रहे, सीनियर नेता को ओवरलुक करा। और उसके बाद से आप लेकर देखिए कि अखिलेश ने एक भी छोटा बड़ा चुनाव ऐसा नहीं जीता कि उसकी पार्टी सत्ता में लौट आई। वो इसी वजह से कि जनता से उनका कोई कनेक्ट नहीं, वो एक परिवार में सीमित है, एक खास वर्ग विशेष में सीमित। लेकिन 24 में तो बढ़िया प्रदर्शन किया, 24 यूपी में खास तौर पे। 24 का प्रदर्शन ठीक था, कांग्रेस और वो 2 मिले, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, पर वो ऐसा नहीं कि उनको खुश होने की ज़्यादा बात थी। अच्छा, उसके बाद ही उपचुनाव देखिए, उसके बाद तमाम चुनाव देखिए, तो सारा उलट हो गया। तो अब विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष की कामयाबी 2 तरह से है। एक तो ठीक है भाई, सत्ता चल रही है, दूसरा यह है विपक्ष कमजोर तो है, हो ही गया है। और अब तो कई बार प्रशासन को हम उसका पब्लिकली समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से गुंडागर्दी पर रोक का मामला है, जैसे लूट खसोट झपट मारी, तो एक ही जगह गोली लगती है, इतना शानदार निशाना है पुलिस का, सीधा इसी घुटने पर लगती है या यहाँ से 3-4 इंच नीचे। तो योगी ने इतना तो कर दिया है, मुझे लगता है कि हर लंगड़ाता हुआ आदमी आज के 10 साल बाद पहचाना जाएगा, एक साल बदमाश रहा होगा। इसका फर्क पड़ा है, इसका असर दिख रहा है। और जनता, आप ये देखिए कि 2017 के बाद से खासतौर से दंगे नहीं हो रहे। अगर किसी ने दुस्साहस थोड़ा कर भी लिया, कहीं शरारत में कुछ भीड़ के इकट्ठा करके बरगला के कुछ दंगा कर लिया, तो उनको ऐसी सज़ा मिली है, उनको ऐसा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है कि कानून के दायरे में रहते हुए वो तौबा कर गए हैं। और दंगा कोई नहीं कर रहा है, ना दंगा भड़काने वाले कर रहे हैं। सत्ता का से जिस तरह से उनको कहना चाहिए कि उनको कानून के दायरे में सख्ती से कार्रवाई हो रही है, वो अपने आप में अद्भुत है। पहले क्या था कि दंगाइयों को संरक्षण मिलता था, दंगाई 5 KD में जाकर दावतें खाते थे, उनके लिए जहाज स्पेशल जाता था दंगाइयों को बुलाने के लिए, उनकी मान मनोबल की जाती थी। अब मान मनोबल कानून के दायरे में डंडे से हो। तो अब ये बताइए, पूरे देश में हिंदुत्ववादी जितने भी हैं तो चाह रहे हैं कि यूपी में नहीं, बाबा का ये गुर है पूरे देश में दिखे। अब मांग हो रही है बीजेपी में ही
संघ में, हिंदुत्ववादी दलों में, कि बाबा प्रधानमंत्री बने? देखिए, इसमें एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं, ये विचारधारा है। अब आप असम में क्या कहोगे, वहाँ भी यही चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है कि जो अपराधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले। अब दिल्ली में क्या कहोगे आप? दिल्ली में जब से भाजपा आई है तब से निजाम बदल गया है और मिजाज भी बदल गया है सत्ता का। हाँ, लेकिन दिल्ली का मुकाबला यूपी से मत करिए, फंस जाएंगे। पहला हमला कहाँ हुआ? सीधा पेट पर व्यापारियों के, सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी नगर मार्केट से 15 रुपये में आप ध्यान रखिएगा, और ऐसा नहीं है कि मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। 15 रुपये की ड्रेस एक लड़की उठाती है और पहन के ऑफिस जाती है। ऑफिस वाले समझ नहीं पाते हैं कि 15 रुपये की या 15,000 की है। उस मार्केट को तोड़ दिया, दिल्ली का दिल टूट गया। देखिए, मार्केट जो गलत तरीके से बचेगा या कोई काम अवैधानिक रूप से होगा, उसको बचाने का तर्क नहीं देना चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं है, न परंपरा। जब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे तब भी वो मार्केट थी, साहब सिंह वर्मा थे तब भी थी, सुषमा स्वराज थी तब भी थी। अब बदल रहा है जी। अब वो काम दूर फैला के हो ना, मार्केट की तरह से हो, कानून के दायरे में हो, नियमों के बंद के हो, और सब जगह हो रहा है। व्यवहार बनाओ, ठीक से बनाओ, व्यवस्थित बनाओ, क्या दिक्कत है भाई? आप कानून को तोड़ने की जो परंपरा शुरू हो गई थी पिछले सालों में, और नियम तोड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की जो परंपरा थी, वो नहीं होनी चाहिए। वो जनता के हित में दूरगामी नहीं होती है। जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जो काम किए आने वाले दिनों, पिछले दिनों में, उनको भी जनता ने नकार दिया। हाँ, वो चलिए ठीक है, दिल्ली चुनाव पर बात फिर कभी की जाएगी। और अभी आप यूपी के स्पेशल प्रवक्ता हैं, तो यूपी पर हम थोड़ा सा नहीं, मैं ये यूपी से ही मतलब है इसका। हाँ, आपने कहा ना कि वो ये तो विचारधारा है, ये सोच है कि कानून के सम्मत राष्ट्र के हित में, जनता के हित में काम हो, और ये फैसला लेने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति की, हर दो नाम लिए, हर मुख्यमंत्री। आपने असम और दिल्ली का नाम लिया। मैंने ये ताजा आपको नजदीकी उदाहरण। तो दिल्ली वाला, मैं मध्य प्रदेश की भी ये बात है, राजस्थान की भी यही बात है, जहाँ उत्तराखंड की भी यही बात है, वहाँ एक कानून सम्मत काम करने की परंपरा शुरू हो गई। नहीं, आपने बीच में असम का भी नाम लिया, कुछ दिन पहले वो कांग्रेस की तरफ थे। नहीं, अब भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो। हाँ, तो योगी के बरक्स देखे जा रहे हैं। एक तो कहता है कि भाई जैसे योगी यूपी में है, असम में उसी तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा भी है। जो भाजपा की विचारधारा में पक गया, जो राष्ट्र को सर्वोच्च मानने लगा, तो वो पक जाएगा, वो कोई भी नाम हो। 2 साल आपको हो गए प्रवक्ता बने? हाँ, मुझे 2 साल हो गए। पत्रकारिता कितने साल की आपने? पत्रकारिता मैंने करीब 30-32 साल। 32 साल, 3 दशक से ज़्यादा। अब ये नई भूमिका आ गई। आप पहले जो है नेताओं से बात करते थे, आप जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे उनसे भी बात करते थे। जब वो निकल जाता था, अगले दिन जब अखबार पढ़ता था तो माथा पीटता था कि उन्हीं जी ये खबर कब हमसे निकलवा ले गए। अब भूमिका बदल गई है। ये कैसा, मतलब ये ट्रांजिशन कैसा लग रहा है आपको? नहीं, थोड़े दिनों तो लगा अजीब सा मुझे कि भाई उधर के बजाय इधर आना, और कई बार सवाल का भी लपेटाबाजी से जवाब देना। और उस लपेटेबाजी को जब जवाब देता था कोई, तो हम उसमें लपेटे में सभी लपेटा निकालना पड़ता था। हाँ। अब क्योंकि है ये पेशेगत मसला है। मतलब फास्ट बॉलर को अचानक बैटिंग पर उतार दिया गया? नहीं, बैटिंग पे आ गया, पर हमारा जो मूल, मेरा तब मैं पत्रकारिता भी करता रहा, तो मैं जनता के जुड़े हुए मसले और देश से जुड़े मसलों पे कभी हम कंप्रोमाइज नहीं, ऐसा होता और है। व्यक्तिवादी हम कभी नहीं बने, तो सिद्धांत थोड़े से इधर सरक गए बस। कई बार पैसे का असर पड़ता है, जहां आप रहते हैं वहां असर पड़ता है। अटल जी जो है संसद में बोल रहे थे जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कोई कहा कि इन चीजों पर सरकार को गौर करना चाहिए और सरकार को अमल में लाना चाहिए, कुछ इस तरह से बात बोले। फिर बोले, अरे भाई सरकार में तो हम ही हैं, इतने साल विपक्ष में रहे, आदत बनी उसी चीज की, तो वो हम करेंगे। एक तो उनका था। और मोदी जी, भाइयों एवं बहनों इतनी आदत पड़ी हुई थी, संसद में भाइयों एवं बहनों बोल दिए, तो बाद में उन्होंने सुधारा कि अध्यक्ष महोदय। तो उस तरह से कई बार गड़बड़ाता नहीं है कि सर कि अचानक पत्रकार जाग गया
किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, आपको बचाव करना हो और आप बिल्कुल समर्थन, जो बिल्कुल भाई साहब सही कह रहे हैं, यही हो रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। अच्छा, ये तो है, एक्स्ट्रा केयर तो करनी पड़ती है। पर ये है कि पत्रकार भी थोड़ा सा नरम हो जाते हैं मेरे पास। नहीं, आपके पास वो कला है, आपको तो बनाया ही गया इसी नाते। जो पत्रकार आदमी भी थोड़े से इतने मुझे अपने बिरादरी का समझ के थोड़ा सा हल्का हाथ रख लेते होंगे। 3 दशक से ज़्यादा आपने पत्रकारिता की है, तो इस नाते प्रवक्ता तो उन्होंने बनाया, आपका फायदा नहीं कि अपना फायदा किया है, कि वो समझ जाएंगे कि कौन सा सवाल पत्रकार पूछेगा, हम इसी हैंडल कर लेंगे इसे। तो लेकिन बीच में कभी कभी अंदर से होता नहीं है कि गलत चीज़ का बचाव मैं कर रहा हूँ, यार बात तो सही कर रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष के पास, दरअसल विपक्ष के पास ऐसी सोच नहीं, कभी ऐसा लगा नहीं कि जैसा विपक्ष पहले होते थे। और विपक्ष मैंने भी देखा कि कभी कांग्रेस भी विपक्ष में रही होगी शुरू में, उनके पास था, अब विपक्ष डेफ थी नहीं। अच्छा। जो आप यहाँ देखो ना, नेता केवल थोती बातें, खोखली बातें, और जिस तरह के नारे हैं उनके, वो अमल में कुछ नहीं। तो आपके तो हर पार्टी वालों से संबंध थे पत्रकार होने के नाते। शाहिद मंजूर भी आपको दावत पर बुलाते थे, आपको जो है वाजपेयी जी भी बुलाते थे, तो आप फिर स्टेट में गए। उस पर एक सवाल और बनेगा, बाद में पूछूंगा अगर समय मिला, प्रसंग आया। तो हर पार्टी के नेता के आप भाई साहब थे, अभी भी बातें होती हैं उन सबसे? नहीं, बातों में कभी इनकार नहीं, बातें तो होती। फोन वोन आता है उनका? आ जाते हैं, आमने सामने मिलते हैं तब भी मिलते हैं, फोन भी आ जाता है। अच्छा, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, धीरे कान में कहते नहीं उधर भाई साहब इधर आ जाओ? नहीं, उनको जान चुके कि नहीं आ सकते। हम जब पत्रकार रहे तब हमें भी बहुत सारी चीज़ों पे डिगा नहीं पाते थे ना, तो हमें पता है कि जहाँ मन है तो मन है। अच्छा, आप धीरे धीरे पत्रकारिता करते करते आप धीरे अंदर से कहीं कहीं भाजपाई हो गए थे। अब वो भाजपाई कहो या राष्ट्रवाद कहो, अच्छा, सनातन की बातें करो, अच्छा, देश की बातें कहो, हाँ। ये मन तो शुरू से था, ये मेरे परिवार की परवरिश का नतीजा है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, धर्म से मतलब सनातन संस्कृति के लिए और भारतीय संस्कृति की खास तौर से हमारे यहाँ सर्वोच्च मानने की परंपरा मेरे पिताजी की भी रही है, माता जी की भी रही, तो सभी से उनके संस्कारों का असर जरूर रहा होगा कि मुझे इस पार्टी के नज़दीक ले गई। सनातन पर बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन चलिए, जो कि हम आप एक ही पेशे में रहे हैं, साथ ही साथ काम किए हैं, तो चलिए सनातन पर चर्चा फिर कभी और किसी और से। आप मेरठ यूनिट में बहुत दिन रहे जागरण के। अच्छा, एक बात और भी है, एक निष्ठ आप रहे हमेशा, चाहे पत्नी के प्रति, चाहे संस्था के प्रति। हाँ, पूरे करियर आपने खाली जागरण ज्वाइन किया और सीधा 32 साल बाद रिटायर हुए। हाँ, जागरण से विदा ली, तो गजब रहा। और इसी में लगा हुआ एक और सवाल है, पश्चिमी यूपी के तमाम लोग हमने देखा है, और ये पहले बिहारियों में मिलती थी, कुछ बिहारियों में, जैसे कि अगर किसी बिहारी आदमी, मान लीजिए भागलपुर का कोई व्यक्ति है, पत्रकार है, उसको आप दिल्ली में किसी सबसे बड़े अखबार के प्रधान संपादक का रोल आप दे दो, और वहीं पर चीफ रिपोर्टर आप भागलपुर का बना दो किसी अखबार का, थोड़े छोटे अखबार का, वो कहेगा नहीं हम भागलपुर ही जाएंगे। तो ये होम सिकनेस, ये मैंने पश्चिमी यूपी में देखा। आप कभी मेरठ छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मेरठ और ये बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर से का दायरा कभी छोड़ना नहीं चाहते थे? हाँ, उसके लिए थोड़ी सी वजह थी कि मैं परिवार में अकेला था। हाँ, माता पिताजी की इकलौती संतान था, और कुछ खेती मेरे घर में है, घर का काम है मेरे गाँव का, खेती बाड़ी। तो पिताजी क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, तो थोड़ा सा वो लगाव और वो झुकाव भी था, उसकी नज़र रखना, उसको देखना, और पश्चिम तो वाकई में मेरे अंदर रच बस गया था। हाँ, क्योंकि मैंने खुद आपको ऑफर दिया था कई जगह से, संपादक का ऑफर था, आप गए नहीं, खाली कि मेरठ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन चले गए आप वहाँ लखनऊ। हाँ, उसमें 2 लोगों का खास योगदान रहा है। एक तो काका का। अच्छा, हाँ भाई, काका तो शुरू में भी रहे हैं। हाँ, और काका से मतलब रामेश्वर पांडे जी से है, जिन्होंने, मुझे नहीं लगता कि 3-4 हज़ार से कम लोगों को नौकरी दी होगी, उनके हाथ से। बड़े भाई जैसा स्नेह जी मुझे लगातार मिला। और विजय त्रिपाठी जी, वो संपादक थे। अच्छा, 2 लोगों ने जब मेरे पास ये आया कि आप लखनऊ चले जाओ, मुझे घर में समझाने में बहुत समय लगा। अच्छा, और ये बिल्कुल जान लीजिए कि मैं झूठ बोल के उनसे घर गया। अच्छा, यार 6 महीने के लिए ट्रायल में भेजा जा रहा है, और
मुझे थोड़ा सा आगे को बढ़ जाऊंगा, तो इसलिए मुझे 6 महीने के लिए भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ये घर पे मैंने सेटिस्फाई करा माता जी पिताजी को, अब पत्नी को, बच्चों को। पत्नी को लोग तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग तरह से सेटिस्फाई करते हैं झूठ बोल के, आपका इतने में काम चल गया। मैंने कहा भाई 6 महीने के लिए भेजा जा रहा है, और वो 6 महीने 12 साल में भी बदल गए। 12 साल अब रहे ना। हाँ जी। तो वहाँ गए आप, तो घर का खाना खाने वाले आदमी, तो वहाँ कैसे आपका चला? वहाँ मैच था। अच्छा मेरा जीवन इसलिए बच गया अच्छा कि वहाँ की यूनिट में, जागरण यूनिट में मैच था, और वहाँ बनाने वाला दिनेश तो बढ़िया खाना बनाता, चूल्हे की रोटी बनती थी। आप रोटी तो खाने की दिक्कत रोटी खाने वाले आदमी और रोटी चावल से वाले ज़्यादा खिला खुश के थे। पहुँच गए। हाँ। नहीं, वहाँ रोटी मिलती रही, और रोटी भी ठीक ठाक मिलती रही, तो फिर ज़्यादा गड़बड़। मेरठ यूनिट में आप लंबे समय तक रहे, कुछ यादें बताइए मेरठ की, कुछ मज़ेदार जो हुआ हो। मेरठ की यादें तो बहुत सारी हैं। यादें तो धीरेन्द्र मोहन जी के बारे में बताइए कुछ। देखो, धीरेन्द्र मोहन जी एकदम गार्जियन की तरह काम करते थे। उनके साथ लगते कभी था ही नहीं कि वो कभी हमारे मालिक हैं या संपादक। कई बार बीच में आ गए, तीसरा हंसी मजाक कर ली। चाय अगर उनकी मीटिंग में ठंडी होगी तो उसे कहा कि यार ये तो कोल्ड टी हो गई है, और महंगी हो गई, इसलिए पी लिया। कभी बुला लिया किसी को, कभी छोटी सी गलती हुई तो डांट दिया, कभी बड़ी गलती को भी माफ़ कर दिया। ये उनका अपनापन था। और कभी बोझगिरी कुछ नहीं, कभी चुपके से पीछे आ गए, कहा यार क्या कर रहे हो, ओ देखिए। अच्छा, बड़ी बड़ी गलतियों पर हंसी मजाक भी करते थे ना। मैं तो कहूँ बड़ी गलती अनदेखी कर दी है। और वो हड़ताल भी एक बार हुई थी। छोटी हड़ताल की कोशिश। हाँ, हड़ताल हुई थी, कोशिश करी थी। तो उन्होंने ब्रेड पर मक्खन लगाने वाली कोई बात कही थी। क्या थी वो बात, क्या बोले थे वो? वही कहेगा यार बड़े मक्खन लगाओ, अरे ये चलाओ। मिलाया मंगल जी से, उनकी मंगल जी हमारे संपादक रहे जी, मंगल जायसवाल जी। वो मशीन लगानी पड़ती थी हाँ, सुनने के लिए। हाँ, तो वो अंदर जब जाते, और कोई बड़ी गलती ब्लंडर हो गई, पेज में ब्रोमाइड था, अब पेज बनता था, ब्रोमाइड गिर गया एक बार, कट के हेडिंग का अनर्थ हो गया। वो चप गया, तो तलब कर लिया संपादक जी। अब संपादक जी ने मशीन गिरा ली। हाँ, अपनी ऑफ करके अपना वो जो कुछ सुना होगा कहा आपने, कहा कि बाद में ऑन करके लगाई। फिर वहाँ का यार बड़ा सुना हूँ, आगे गलतियाँ ना करो, इतना करा छुट्टी। लोग अपने आप शर्मिंदा थे, कोई गलती हो जाए, जिससे गलती हो जाए, वो अपने आप में इतना शर्मिंदा हो जाता था कि वो उसको लगता था कि आज का सबसे बड़ा पापी तू है। पर वो ऐसा माहौल था, पारिवारिक माहौल ऐसा रहा कि जिसमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वहाँ नौकरी कर रहे हैं। घर जैसा माहौल बना कर रखा। नहीं, हमने एक और कहानी सुनी हड़ताल वाली, कि हड़ताल पर लोग बैठे तो धीरे धीरे समझाया अपने हिसाब से। अच्छा, इससे पहले जब वो गोरखपुर यूनिट में थे तो वहाँ भी हड़ताल हुई थी, तो वहाँ स्ट्रगल किए, यहाँ हुआ। तो उन्होंने ये कहा, जो हड़ताल बैठे थे, कि देखो बेटा, तुम्हारी बड़ी चिंता है हमें, फालतू चीज़ों के लिए बैठे हुए हो। अभी मैं घर से आया हूँ तो ब्रेड के दोनों तरफ मैंने मक्खन लगाया, वो खाया मैंने, वही खा के आया हूँ। अभी जाऊँगा, फिर कल सुबह दोनों तरफ मक्खन लगा के ब्रेड में खाऊँगा, और ये दुकान बंद हो जाएगी तो भी मेरे मक्खन खाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ब्रेड में मक्खन हमारे लगता रहेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि आप मक्खन लगा के जो मिल रहा है, जो खा रहे हो, उसे खाते रहो। ये विवाद की स्थिति पैदा ना करो। अब वो हड़ताल खत्म भी हो गई। उनका भाई ये सब चीज़ें आपको नुकसानदेह हैं। अब आपको ब्रेड से मक्खन मिल रहा है, लगा के खूब खा रहे हो, ठीक चल रहा है काम, तो अपना और परिवार का सबका सोचो। और ये बगल में जो बाहर दुकान चाय रमेश बनाता था, उसकी भी सोचो। और ये सारे ये हैं, इनकी सबकी सोचो, तो इनको सबको चलने दो। हड़तालों से फ़ायदा नहीं होता। जो ज़रूरतें हैं, जो बातें हैं, वो सब सुन ली हैं, और इस पर ध्यान करेंगे बस। उनका जो, क्योंकि उनका व्यवहार एक अभिभावक जैसा था। मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठते थे पीछे। वो अभिभावक जैसा था, तो अपनापन सा लगता था, तो लोग ज़्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं बची। मतलब मालिक कभी वो लगते ही नहीं थे। वो बहुत अद्भुत है। और एक नाम लेना उचित नहीं है, और समझ ही जाएंगे आपके पुराने साथी। आप जितने कद में लंबे हैं, वो थोड़े से आप छोटे हैं, आपके कंधे तक आएंगे, लेकिन उनके कमाल के किस्से फैले हुए थे। तो एक वो क्या किस्सा था, गाजियाबाद में उनके घर पर छापा मार दिए थे धीरेन्द्र जी। वो किस्सों की एक कड़ी थी। अब लोग उन्हें देवानंद मानते थे। अच्छा। जागरण का देवानंद। बड़े नोटी और बड़े सदाबहार भी। अभी भी हैं। हाँ, हर फन मोला। हाँ, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और प्याले में लुटाता चला गया, वो सब उनका अंदाज। तो उनके किस्से निराले थे। तो वो क्या डांट भी खा लेते थे, कई बार उनको बुरी तरह से डांट भी देते थे उनकी गलतियों पे, पारिवारिक झगड़े भी निमटवाते थे उनके, पर वो उनका अपना अंदाज था। तो गाजियाबाद वाले छापे में क्या हुआ था? अब मेरे से वो ना कहेंगे। अद्भुत किस्सा है। चलिए आप छुपा रहे हैं तो ठीक है। अद्भुत किस्सा। वो तो मैंने बनाया ना कि वो बिल्कुल हरफन बोला। नहीं, अब जागरण में 3 दशक बिताना ये बड़ी बात है, और एक इतिहास है जिसको आपने वहाँ पर जिया है, और अब आप राजनीति में पहुँचे हैं। हाँ, बस जब मैंने एक अखबार नहीं छोड़ा, हाँ, तो मेरे पास ये भी थे कि भाई ये करो वो करो, मीडिया से जुड़े रहो। फिर मैंने कहा ये बदल ही दो अब ट्रैक। तो और संयोग से आदरणीय सुनील जी, अच्छा, ये स्वतंत्र देव जी, सारी टीम अपनी परिचित थी कि भाई इस तरफ जोड़ लो, यही काम करना है, थोड़ा मीडिया में काम कर लेंगे, तो आसान हो गया। और मेरे मन अनुकूल था तो इससे और आसान हो गया। लेकिन कई बार आपके हाथ में बैट पकड़ा दिया जाता है ऐसी पिच पर बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, जहाँ की आप जान रहे हैं कि ये पिच बैटिंग करने वाली है नहीं। जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो है सरकार की प्राथमिकता पर था। अभी तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। नहीं, स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं विकास जी, वो उन स्कूलों की आप दशा देखिए कि वो कहीं तो बच्चे बहुत कम हो गए हैं, बुलाने के बाद नहीं आ रहे, और कहीं पे स्टाफ की, बच्चों की संख्या का जो संतुलन गड़बड़ाया है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया जा रहा है। पर अभी मुझे लग रहा है वो रुक रहा है, अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा, उसमें और थोड़ी सी जांच पड़ताल करके इसमें फैसला लिया जाएगा। क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। उत्तराखंड में कोई एक गांव है जहां अकेला घर है, बाकायदा मतदान अधिकारी वहां तक जाते हैं, शायद 2 या 4 वोट हैं उस घर में, तो वहां पहुंचते हैं और वहां वोट डलवाते हैं। इसी तरह एक विद्यार्थी है, एक तो है नहीं, विद्यार्थी एक है तो उसको पढ़ाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार इसको ऑन भी करती है। और शिक्षा के स्तर में जितना ठीक से काम अब हुआ है, चेक एंड बैलेंस हुआ है, भोजन की क्वालिटी, छात्रवृत्तियों का वितरण, ड्रेस मिलाना, पुस्तकें बांटना, शुरुआत के दिनों में दिक्कत आई थी। तमाम मदरसों को बंद कराना, नहीं, मदरसे फर्जी, हाँ, मदरसे ना कहो, हाँ, जो गलत तरीके से चल रहे हैं। जो गलत तरीके से काम होगा तो गलत तरीके से काम करने के तो हम कभी भारतीय जनता पार्टी समर्थन में रही नहीं, और मुझे लग रहा है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति समर्थन में, ये जो उनके नाम पे, मदरसों के नाम पे या गलत तरह के काम करे जा रहे थे, उन पर रोक लगना तो बहुत ज़रूरी था। और वो नहीं लगता तो फिर ये अराजकता, अव्यवस्था ये बढ़ती जाती। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात होती है, और जो सूत्र कहते हैं, सूत्रों का वाले जो खबरें आती हैं, डीएम के ट्रांसफ़र का रेट 3 करोड़ हो चुका है। नहीं, ये सब बातें में इनमें दम नहीं है। अच्छा। देखिए, योगी जी और मोदी जी के रहते, हाँ, गड़बड़ी संभव नहीं। आप दोनों के चरित्र पर इंच भर क्या सुई के दाग भर भी उंगली नहीं लगा सकते। मोदी और योगी पर कहाँ दाग है? उनका कंट्रोल जबरदस्त है। अगर कोई कहीं किसी ने गड़बड़ भी की, उस पर कठोरतम कार्रवाई। ब्यूरोक्रेसी जो है वो थोड़ी सी बेलगाम अभी भी है। पहले तो भयानक आरोप थे। अरे आपके यहाँ के तो मंत्री, और वही मंत्री जो कभी भावी मुख्यमंत्री कहे जाते थे यूपी के, वही मंत्री कहते हैं कि जो भी बिजली के बारे में फैसला हुआ है, निजीकरण और जो भी हुआ है, वो हमसे पूछ कर नहीं हुआ है, वो अफसरों ने किया है। नहीं, ये उन्होंने किस हालात में कई बात ये नहीं मैं जानता, परंतु ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ तालमेल गड़बड़ा रहा हो। तालमेल बिल्कुल ठीक है। कहीं इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा सिस्टम है, कोई कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत रही होगी, पर उसको जिस तरह से, जिस तेज़ी से उसको ठीक कर लिया जाता है, जिस तरह से उसे सुधार लिया जाता है और व्यवस्थित कर दिया जाता है, ये अपने आप में अल्टीमेट है। आप जब दैनिक जागरण में थे तो एक खबर छपी थी, दिनेश दिनकर जी ने लिखा था
कि प्रदेश में थाने कैसे बिकते हैं, और सबसे महंगा बिकने वाला थाना मेरा ख्याल करोड़ रुपए के आसपास का था, वो साहिबाबाद का था। ये खबर छपी थी, राज किसी और का था, मैं बता दे रहा हूँ, बीजेपी का नहीं था, उस समय वो छपा था। ठीक, तो क्या अब थाने नहीं बिकते हैं यूपी के? अब ऐसा नहीं होता, वो जमाना और था जब शीर्ष पर बैठे नेता की नीयत ठीक नहीं थी, उनका चाल चरित्र ठीक नहीं था। आज जो शीर्ष पर नेता बैठा है उसका बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बेदाग है। नहीं, वो तो बेदाग हैं, उनके बेदाग होने पर किसी सवाल ही नहीं है। अगर उनको कोई धोखा देगा या गड़बड़ करेगा या उनके आशाओं के विपरीत काम करेगा तो निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होता हो। अब तो काम की प्राथमिकता दी जाती है, आप आउटपुट दीजिए, आप काम दीजिए, कानून व्यवस्था बेहतर बनाइए। कानून व्यवस्था के सामने उसको लागू करने के लिए कोई किसी को नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, या यहाँ तक मैं कहूँगा कि कोई पार्टी भी नहीं देखी जा रही है। अगर कोई गलती करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, वो दंडी होगा, दंडित होगा। अगर वो अपराधी है या गुनहगार है या वो वाकई में दोष सिद्धि हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। सख्ती बहुत है। इस सख्ती का एक और है मामला कि लोग कहते हैं कि काम कोई नहीं रुक रहा है, बस रेट बढ़ गए हैं इस सरकार में। नहीं, ये सब विपक्ष के, हताश विपक्ष की बातें हैं। अच्छा। और विपक्ष के पास क्योंकि कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, काम बेहतर हो रहा है। 27 में कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे यूपी में? निश्चित रूप से कानून व्यवस्था भी होगी। जनता का जिस तरह से हमने काम किए हैं और आम जन तक जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल रही है, तासीर भी बदल रही है। पहले दंगा का प्रदेश था, अब विकास का प्रदेश हो रहा है। विकास में हम बढ़ रहे हैं, बिजली सबको मिल रही है, कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, गांव-गांव में जो तरक्की है, आधुनिकतम जितने संसाधन हैं वो उपलब्ध हो रहे हैं। किसान को दवाई छिड़कने के लिए ड्रोन उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये कल्पना किसने की थी? राम मंदिर? नहीं, राम मंदिर तो बन गया, भव्य राम मंदिर है अब तो उसकी बातों का श्रेय नहीं लेंगे 27 में? मुझे लग रहा है जनता उसको जानती है। अब राम मंदिर तो बन गया ना, वो जनता की भावना थी, जनता ने बनवा दिया। भावनाएं और भी है कि अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। देखिए, ये जो सत्य है, जो गड़बड़ हुई है, उन गड़बड़ों को दूर करके जो बिल्कुल सच है, वो ऐतिहासिक आधार पे हो, सांस्कृतिक आधार पे हो या धार्मिक आधार पे हो, उससे कोई इनकार नहीं करता। और उसको स्थापित करना, उसको बनाना, ये निश्चित रूप से जनता की भी इच्छा है और सरकार की मंशा। तो मतलब 27 से पहले मथुरा और काशी की बात होगी? ठीक से नहीं, मेरे विचार से वो चीज़ें चल रही हैं, वो कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। अब अगर कोर्ट में कोई चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित रूप से योगी जी एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर हम कानून के मानने वाले न होते, अब तक मथुरा में कुछ और हो गया होता। ये तो शायद जाहिर है, ये तो जाहिर है कि आप उस सच को कानून के दायरे में लाकर उसको उस प्रक्रिया से गुजार कर हम उसे जब स्वीकार रहे हैं। राम मंदिर में भी यही हुआ। हक, राम मंदिर में चलिए फैसला हक में आया, सब कुछ हो गया और मंदिर बन गया। मंदिर बनने के बाद का जो रिजल्ट था 2024 का, वो ठीक रहा नहीं यूपी में। नहीं, यूपी में वोट परसेंटेज तो घटा नहीं था हमारा, सीटें तो घटी। वो कई बार विपक्ष का गड़बड़, वो थोड़ा सा जो विपक्ष का जो गड़बड़ हो जाता है ना, समीकरण इधर के उधर, वोट की शिफ्टिंग, ये वो थोड़ा सा उनमें थोड़ा टूट हो जाती है, पर वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है, जनाधार हमारा कतई कम नहीं हुआ। आपका तो ये जो नया आपका ताना बाना है, ये तो 2 साल पुराना है, 32 साल पत्रकारिता का रहा है। बीजेपी कई दौर आपने देखे हैं, हम लोगों ने साथ देखे हैं। हमने संघ की सादगी भी देखी है, उनका प्रभुत्व भी देखा है कि जहाँ संघ का एक सामान्य सा प्रचारक खड़ा है, वहाँ मंत्री थर-थर कांपते, कुर्सी में नहीं बैठते थे। तो अभी जो बीजेपी है, विचारधारा के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा निर्भर हो गई है या वास्तव में अंदर तक विचारधारा अभी भी कायम है? नहीं, विचारधारा कायम है। सोशल मीडिया क्योंकि अब नया माध्यम है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले मोबाइल भी नहीं था। तो जब ये नए संसाधन आए हैं प्रचार प्रसार के, तो उस पर झलक तो दिखेगी। मेरा मन है, मान लो
किसी चीज़ का तो वो सोशल मीडिया पे भी दिखेगा, मेरे आचार विचार में भी दिखेगा, मेरे हाव भाव में भी दिखेगा, मेरे कपड़ों में भी दिखेगा। तो ऐसी जब सोशल मीडिया क्योंकि प्रभावी हो गया है, प्रभावी तंत्र है, और जनता से उसका रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है। बीजेपी में जयचंद भी बहुत हैं। ऐसा आप मान लो, हम तो नहीं ऐसा मानेंगे, क्योंकि ये जो गड़बड़, अवनीश त्यागी जी नए वाले नहीं मानते हैं या वो वाले भी नहीं मानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विचारधारा में पक्का आदमी है, जो विचारधारा को आत्मसात किए हुए, वो कभी अपनी विचारधारा से कभी गड़बड़ नहीं। यूपी में जो भी चुनाव आने वाले हैं तो चुनौती कहाँ देखते हैं? विपक्ष की मजबूती, उनके सवाल, उनके उठाए हुए मुद्दे, जनता की उम्मीदें, या फिर पार्टी के भीतरघात या मनमुटाव की खबरें? देखिए, जनता की उम्मीदें हमारी पहली अपेक्षा होती है कि जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए। विपक्ष तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष जैसा कुछ है। वो कुछ परिवार की बनी पार्टियां हैं, वो अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इधर उधर की बातें करती हैं, जनता उन्हें बार बार नकार रही है। और टारगेट हमारा होता है कि पिछले प्रदर्शन से बेहतर और एक कदम आगे कैसे बढ़े। उस रणनीति को बना के पार्टी काम करती है और उसी पे काम भी कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन एक मुश्त हिंदू वोटरों से वोट की आस? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आप देखिए कि अब आप देखेंगे कि जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हमारी किसी योजना में ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि वो जात देखकर, धर्म देखकर या किसी को खास विशेष देखकर होती है। सबको एक पैमाने में जो आया उसको मिला। इसी का नतीजा है कि आज मुस्लिम वर्ग, जिस अल्पसंख्यक वर्ग की बात आप कर रहे हो, उसको योजनाओं का सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में अगर कोई द्वेष होता या हमारे नेतृत्व के प्रति कोई दुराव की नीति होती तो ये इसमें काटछाट होती, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबको मिल रहा है। और देखिए, 3 तलाक का मसला हो या दंगाइयों पर कार्रवाइयों का मसला हो, इसमें जितना फ़ायदा अल्पसंख्यक वर्ग का है इतना किसी का नहीं हुआ। अब जब दंगा रहित प्रदेश हुआ है तो आम मुसलमान की आप आर्थिक स्थिति देखो, क्योंकि मैं मुस्लिमों से इसलिए अट्रैक्शन, उनसे नज़दीक रहा हूँ, उनसे मुलाकातें मेरी होती हैं क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ। वो अपनी खुल की बातें करते हैं। उन्होंने कहा देखो, हम गुंडागर्दी, हमारा जो एक लड़का जो आवारागर्दी करता था वो छुट रहा, कमाने में लग गया। तो उनका रहन सहन, उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार है। आप उनकी बस्तियों में जाके देख सकते हैं, उनका लाइफ स्टाइल बदल गया है, वो काम की तरफ बढ़ रहे हैं। बस उनको जो कुछ पार्टी विशेष के लोग, कुछ वर्ग जो उनका जो इस्तेमाल राजनीतिक करते हैं, अगर वो उन पर रहम कर दे तो मुझे तो लग रहा है उनकी राजनीति नहीं चलेगी। हाँ, तो उनकी दुकानें बंद करने के, अपने दुकानें बंद होने के डर से वो उनको बरगलाए रखते हैं। बरगलाना छोड़ दें, कोई भी दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कई तीखे भी सवाल पूछे, लेकिन आपके इस जवाब में मैं एक चीज़ और भी जोड़ दूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मेरे गांव में 40% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। तो सभी योजनाएं जो भी हैं सरकार की, चाहे आवास मिलने की हैं, चाहे राशन मिलने की हैं, चाहे आयुष्मान है, वो सारे मुस्लिम्स को मिले हैं। मैं आपको जो है इसमें आपकी मदद करते हुए बताऊं, CEA NRC का ऐसा आपने हवा फैलाया कि हिंदू तो निश्चिंत थे, भाई हमारा कागज़ तो हमारे बाप दादों की धरती, हमें क्या खोजने की जरूरत। उनका तो कागज़ नहीं था, लेकिन मुस्लिम परिवार कागज़ खोजने में जुट गए। तो जब योजनाओं की बात आती थी तो पता चला कि किसी रामबली को मिलना है, रामबली के पास कोई कागज़ ही नहीं है, उसके पास सब कुछ गरीब है, कुछ भी है, उसका कागज़ ही नहीं है कि योजना का लाभ मिल पाए। लेकिन अब्दुल के पास सारे कागज़ मौजूद हैं। आयुष्मान कार्ड एक मुस्लिम परिवार के यहाँ बना हुआ, उसका जो क्राइटेरिया है, तो कई गरीब हिंदू परिवार उसमें आते ही नहीं हैं। उसमें ये भी है कि शायद परिवार में सदस्यों की संख्या जो है 6 होनी चाहिए। एकल परिवार बहुत है यहाँ पर, हम दो, हमारा एक, कहाँ से बनेगा आयुष्मान। तो उनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी तो राजनीति है जो आप देख ही रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो जागा उसने पाया, हिंदुओं के भी बने हैं, उन्होंने बनाए हैं, पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हैं। जैसे आप बिहार में अब देख रहे हैं, बिहार में जैसी वोटर लिस्ट खंगाली जा रही हैं, तो गड़बड़ मिल रही है। तो ये कुछ
जो पार्टियों के जो वो थे उनके आका, तो बिहार वाला फार्मूला यहाँ भी लाएंगे क्या? वोट बैंक, देखो मुझे ऐसा लग रहा है तो चुनाव आयोग का काम है। हाँ। परंतु ये अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हम पार्टी, हम नहीं, पार्टी हमारी कह रही है कि एक चुनाव, एक देश और एक मतदाता सूची। अच्छा, हाँ ठीक है। ये अच्छा हो कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई गड़बड़ी ना रहे कि यहाँ झाल मेल घाल मेल, इसका नाम उसमें है उसका नहीं है, ये यहाँ भी है वहाँ भी है वहाँ भी है। तो ये सारी चीज़ें एक सुधार की प्रक्रिया है और ये प्रशासन के लिए बेहद ज़रूरी है, शासन के लिए भी ज़रूरी है। इससे योजनाएं बनाने में आती है और चुनाव की तो पारदर्शिता बनती है। किसानों और युवाओं के लिए यूपी में क्या हो रहा है, क्या करने की? देखिए, मैं किसान परिवार से जुड़ा। हाँ। और किसानों के बारे में मैं देख रहा हूँ कि पिछले आज़ादी के बाद जितना ज़मीनी स्तर पर, जितना विजनरी और जितना गंभीर काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। आज विकास जी, मैं बताऊं कि मैं किसान हूं, तो मैं अब सबसे पहले वो देखता हूं कि मौसम का, हाँ, कि बारिश कल आएगी भाई, बुआई नहीं करनी है। और क्या होता था पता था नहीं किसी को, बुआई करा है, बारिश हो गई, खत्म, चौपट हो गया बेचारा। तो अब किसान के पास ड्रोन उपलब्ध हो रहा है, दवाई छिड़क रहे हैं। दवाई खाद के लिए कोई मारामारी नहीं है, पहले खाद नहीं मिलती थी। हाँ। अब नैनो यूरिया जो अभी थोड़ा धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है, उसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं, गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं, खर्चा कम। और उससे भी ज़्यादा एक कदम मैं आगे बताऊँ विकास जी, कि जितना प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम इस सरकार में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। पहले बातें होती थी, अब काम हो रहा है, लोग उस तरफ लौट रहे हैं। उसमें दिक्कत कुछ आ रही है, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं जान रहा हूँ कि उसमें उत्पादन कम हो रहा है, पर उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है। मार्केटिंग सब्जियों की जो तुरंत नष्ट होने वाली, भाई अभी भी टमाटर और प्याज किसान जो है सड़कों पर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, छोड़ के तब जा, वहाँ उन जगह स्थिति हो रही है जहाँ थोड़े भंडारण की दिक्कतें आ रही हैं। पर भंडारण की व्यवस्था भी सरकार कर रही है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर की क्वालिटी सुधरी है। अब पहले अमोनिया आधारित कोल्ड स्टोर है, अब नाइट्रोजन वाले बनने लगे हैं। उसका वेट भी लूज नहीं होता, क्वालिटी बढ़िया बनी रहती है, ताजगी बिल्कुल बढ़िया बनी रहती है। आय दोगुनी हुई आपकी 14 से? हाँ, आय दुगनी कृषि से बिल्कुल आय बढ़ रही है। बढ़ी है। आप किसान गांव में आप जाके देखो, अपने गांव जाते हो तो गांव के बने हुए मकान, रहन सहन, तौर तरीके, कपड़े, लाइफ स्टाइल सब बता रही है कि आय बढ़ रही है। हाँ, कृषि वाली आय से ही आपका काम चलना है, बीजेपी प्रवक्ताओं को तनख्वाह तो देती नहीं है। आय बढ़ रही है, आय बढ़ रही है। बस मैं कहूँ कि एक बात और बीच में कहूँगा मैं, कि अगर वो 3 कानून हाँ, जो कुछ लंबित करने पड़ रहे हैं, हाँ, अगर वो लागू होते तो किसान की बिल्कुल तस्वीर बदल जाती। खेती किसान पैदा कर रहा है बहुत अच्छा, किसान मेहनत कर रहा है, इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है जो भारत का किसान है। आप देखो ना कि 62 में, 60 के दशक में अमेरिका के निर्भर रहते थे हम, गंदा गेहूँ हमारे पास आता था, गेहूँ नहीं मिलता था, भूखे मरते थे लोग। आज हमारा हर चीज़ में पर्याप्त है, बल्कि विदेशों को भी जाहिर कर रहे हैं। बस केवल किसान अपनी चीज़ को बेच न जान जाए, मार्केटिंग जान जाए। पैदा तो कर रहा है, और पैदा करने के बाद वो बेचने पे बेबस, वो बिचौलियागिरी, वो कानून ख़त्म कर रहे थे। कुछ बिचौलियों को दिक्कत हुई, वो लंबित हैं, ख़त्म नहीं है, वो लागू होंगे। जनता जान गई है कि कहाँ था वो। तो जब किसान अपनी चीज़ें बेच ना जान जाएगा तो किसान से अच्छा काम कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में एक किसान हैं, अभी मिले थे बीच में, तो उनको प्रचारित किया गया हेलीकॉप्टर वाले किसान, तो उनका पर्सनल हेलीकॉप्टर है। तो उन्होंने बताया कि खेती में प्रयोग करते करते उनके पास ये हालत आ गई थी कि भीख मांगने की नौबत थी, लेकिन उनका एक आइडिया क्लिक किया। धीरे धीरे वो लौंग, इलायची, मसाला, काली मिर्च, ये जो है उगाते हैं, और अरबों का काम उनका है, और अक्सर देश विदेश में उसकी चर्चा होती है, तमाम सम्मान उनको मिले हैं। तो किसानों को अभी भी उनको शिक्षित करने की ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर युवाओं की बात हम कर रहे थे। तो युवाओं के लिए क्या किया है?
ये खाली जो है बीजेपी का झंडा लेकर के नहीं जिंदाबाद करते रहेंगे। देखिए युवा अब तो बढ़ ही रहा है, आप इसको जानिए कि युवा हर तरफ से बढ़ा है। वो अपने छोटे छोटे यूनिटें लगा कर, जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिया स्वदेशी का, एक डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आप 70 के दशक में जाओ, 80 के दशक में जाओ, तो एक मैं पश्चिम की बात खास तौर से बताऊंगा, तो कोल्हू बंद हो गए थे गन्ने की, मिल पे निर्भरता के साथ। अब छोटे छोटे कोल्हू आ गए। एक नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण आपको बता दूंगा जो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, कोल्हू में गुड़ बना रहे हैं, और गुड़ कई तरह की वैरायटी का बना रहे हैं, और गुड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सही है। हाँ। अब छोटे कोल्हू बने तो रोजगार गांव तक फैला। किसान के पास तो ऑप्शन हुआ कि वो मिल पे गन्ना दे दे, कोल्हू में दे दे। और पिछली बार 2 बार से मैं देख रहा हूँ कि कोल्हू पे दाम ज़्यादा मिल रहा है, मिल पे दाम कम मिल रहा है। मिल की स्थिति सुधारी। मिल से आपने गन्ने से पहले केवल चीनी बनती थी या थोड़ा सा और काम होता था। अब जिस तरह से एथेनॉल बनाकर हम पेट्रोल में मिला रहे हैं, तो गन्ने की उपयोगिता बढ़ गई। अब मिलें इतना गन्ना चाहती हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, वो बिजली बना रही हैं, तो किसान का भुगतान भी बेहतर हो रहा है, गन्ने की डिमांड बढ़ गई। अब किसान को मुझे ऐसा लग रहा है इतने विकल्प खुल गए हैं गन्ने के किसान के पास कि यहाँ बेचो, यहाँ बेचो, यहाँ बेचो। यही सरकार चाहती थी और वही होने लगा। 3 रूप हैं आपके। पूर्व वरिष्ठ पत्रकार का भी पूर्व वगैरह होता नहीं, लेकिन क्या करें, नेता बन गए तो पूर्व कहना ही पड़ेगा। तो पूर्व वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश प्रवक्ता, तो तमाम पत्रकारों के भाई साहब अवनीश जी 2027 में विधायक बनेंगे। देखिए मैं बिल्कुल, विकास जी आप ये जान लो कि मैं इस इच्छा से नहीं आया कि मैं कुछ बनूं। मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए राजनीति में आया हूँ। जिस तरह से पत्रकारिता में गया, पत्रकारिता को आपने देखा होगा कि लोगों ने तमाम तरह के उपार्जन का साधन बनाया। मैंने निष्ठा के भाव से पत्रकारिता की और मुद्दों से जुड़ी पत्रकारिता की। यही सोच के मैं राजनीति में आया हूँ। राजनीति भी ना कहो कि राजनीति न इसको मानो कि मैं देश सेवा और राष्ट्र को प्रथम मानने की राजनीति नहीं कहो, इसे राष्ट्र नीति के लिए मैं आ गया। नहीं, ये तो बात सही है, राजनीति राष्ट्रनीति की बात तो सही है, लेकिन चलिए 2 विकल्प हों अगर आपके पास, चुनाव लड़ने के विधायक के तौर पर 2027 में या विधान परिषद में जाने के, कौन सा विकल्प चुनेंगे? देखिए ये मेरी इच्छा मैंने बता दी कि जनता की सेवा करना और विचारधारा को पुष्ट करना, उसे प्रसार करना और उसके सही मायनों में उसको जड़ों तक पहुंचाना। और बाकी क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ गया तो ये उनकी मर्जी है। मैं जब अखबार से जुड़ रहा था तो ये अखबार की मर्जी थी कि मुझे मेरठ काम कराएं या लखनऊ। अब आपके पास आया हूँ, आप आधा घंटे में मुझे निपटा दें या 1 घंटे में। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं अवनीश जी। आपकी सुपरहिट पारी रही पत्रकारिता वाली, आपकी ये राजनीति वाली पारी भी सुपरहिट हो, इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं। बहुत फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद।